हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने बहुत विस्तार पूर्वक सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। आज जो आप लोगों का है नया चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो आज हम बहुत सारे संगठन को डिस्कस करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन में। और पहला जो आपका संगठन है ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो आपको पता है स्टॉकहोम में जो आपका पर्यावरण सम्मेलन सबसे पहले बुलाया गया था 1972 में। इसी सम्मेलन से इस संगठन का एक तरीके से कहिए कि बन करके सामने आया, या यहीं से ये काम करना शुरू किया था। और इस संगठन का जो मुख्यालय है ये नैरोबी केन्या में है। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादातर जो मुख्यालय हैं ये यूरोपीय कंट्रीज़ में होते हैं या अमेरिका में होते हैं, लेकिन आपका ये जो संगठन है UNEP, इसका जो मुख्यालय है ये नैरोबी आपका केन्या में है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मानव पर्यावरण पर हुए कॉन्फ्रेंस 1972 के परिणाम स्वरूप जो आपका UNEP है इसका स्थापना किया गया है। और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है, क्योंकि ये अपने साथ साथ अन्य संगठनों को भी कंट्रोल करता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं। साथ ही आपको पता होगा कि एक ग्लोबल 500 करके एक जो है पुरस्कार दिया जाता है। जो भी व्यक्ति या संस्था पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हैं उनको ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार UNEP के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे 5 जून को जो हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं वो भी UNEP की वजह से ही मनाया जाता है, या इसी संगठन के वजह से ये प्रोग्राम हर साल हम मनाते हैं और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बने कि ये जो आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ये कब से मनाया जा रहा है, तो 1972 से मनाया जा रहा है। और खास करके घोषणा 1972 में हुई, लेकिन मनाना हम शुरू किए हैं 1974 से। और किसकी वजह से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है? तो UNEP की वजह से शुरू हुआ है। तो आपका जो UNEP है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो आपका है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन जो नेचर के कंजर्वेशन के लिए या नेचर के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ये क्या है? IUCN विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि स्थापना कब हुआ है? 1948 में इसकी स्थापना की गई है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। साथ ही ये पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के काम करता है। और IUCN के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले के क्लासेस में बताया भी है कि IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। और रेड डाटा बुक में 9 श्रेणियां होती हैं, और इन 9 श्रेणियों में अलग अलग जीवों को उनकी संख्या और उनके भौगोलिक स्थिति के आधार पर रखा जाता है। साथ ही उनके संरक्षण पर काम किया जाता है। तो ये काम भी IUCN का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप देखेंगे कि इसका जो मुख्यालय है ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। और यह IUCN जैव विविधता संरक्षण के अलावा 4 अन्य क्षेत्रों पर भी काम करता है, यानी कि ये जैव विविधता का संरक्षण तो करता ही करता है, इसके अलावा 4 अन्य क्षेत्रों में भी काम करता है। और वो 4 अन्य क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला है जलवायु परिवर्तन, यानी कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इस पर भी ये बेहतरीन काम कर रहा है। साथ ही संपोषणीय ऊर्जा, यानी कि ऐसी ऊर्जा जो अच्छी हो, जो नवीकरणीय हो, जो लोगों के लिए हानिकारक ना हो, यूजफुल हो और पर्यावरण के लिए साथ ही इंसानों के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो, ऐसी ऊर्जा के संरक्षण या ऐसे ऊर्जा के प्रयोग के बारे में लोगों को जागरूक करता है। इसके अलावा आजीविका, ऐसी आजीविका जिससे जो है लोगों का जीवन सुचारू रूप से चले और वो इन्वायरमेंट और बाकी चीज़ों के लिए हानिकारक ना हो, इस पर भी कार्य करता है आपका IUCN। इसके अलावा हरित अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है
ये ग्रीन होनी चाहिए, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम हो, जिससे ऐसे बहुत सारे जो पॉल्यूशन होते हैं वो ना हो, बल्कि ये अच्छा हो लोगों के लिए भी और साथ ही इन्वायरमेंट के लिए भी। ऐसे जो है अर्थव्यवस्था के बारे में भी ये लोगों को जागरूक करने का काम करता है, साथ ही इस पर भी वर्क कर रहा है। तो जो IUCN है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है। आपने देखा था रेड डाटा बुक में पौधों और जीव जंतुओं के संरक्षण का काम करता है जो IUCN है। इसके साथ साथ ये अन्य बहुत सारा और भी काम कर रहा है, जिसमें से 4 जो महत्वपूर्ण कार्य हैं ये आपके सामने हैं, इनको भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा IUCN UNO का पर्यवेक्षक भी है, यानी कि IUCN क्या है, UNO का एक पर्यवेक्षक सदस्य है, लेकिन उसका जो है एक तरीके से कहिए कि परमानेंट सदस्य नहीं है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन बने कि क्या IUCN UNO का या कहीं संगठन का हिस्सा है, तो इसका हिस्सा नहीं है, ये मात्र पर्यवेक्षक के लिए जाता है। जब भी इस तरह के कोई भी सम्मेलन होते हैं तो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका सम्मेलन या जो संगठन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इस तरह के जो वर्क किए जाते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WWF यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, यानी कि ये किसी सरकार के द्वारा बनाई गई नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जिसमें लोगों के द्वारा जो भी अनुदान दिया जाता है उसी से ये अपना काम करता है और ये बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। आपका जो WWF है ये 1961 में स्थापित किया गया था और इसका जो मुख्यालय है ये आप देखेंगे मोर्जेस स्विट्जरलैंड में है। ये प्लेस काफ़ी आप लोगों के लिए नया भी हो सकता है, तो मोर्जेस स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और ये आप देखेंगे एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में गठित हुआ था। जब ये बनाया गया था तब एक धर्मार्थ ट्रस्ट था, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, ये इन्वायरमेंट के संरक्षण, जीव जंतुओं के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन भी है, यानी कि सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है जो चीज़ों को संरक्षण देने का काम करता है, लोगों को जागरूक करने का काम करता है, पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए वर्क करता है, जो आपका है जो है WWF। नेक्स्ट है इसका स्लोगन, ये एग्जाम में आता है कि जो है फॉर ए लिविंग प्लैनेट, ये स्लोगन किसका है, तो जो स्लोगन है ये स्लोगन WWF का है, फॉर ए लिविंग प्लैनेट, इम्पॉर्टेंट है। और यह जो है जीव जंतु वनस्पतियों के अलावा अन्य जो 3 बायोम हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं उत्पादकता की दृष्टिकोण से, जिनकी उत्पादकता बहुत अधिक है, इनके ऊपर भी विशेष ध्यान देता है, जिसमें आप देखेंगे कि जो 3 बायोम है इसमें आपका है वन बायोम, दूसरा है अलवण जलीय पारितंत्र, यानी कि ऐसे जलीय पारितंत्र जो अलवण के हों, यानी कि स्वच्छ जल के हों, ऐसे पारितंत्रों को भी ये संरक्षण देता है। साथ ही आप देखेंगे महासागर एवं जो तट का क्षेत्र होता है इसको भी संरक्षण देने का काम करता है आपका WWF। तो इसका जो क्राइटेरिया है ब्रॉड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। स्वच्छ जल पारितंत्र के साथ साथ सागरीय पारितंत्र और स्थल के जो तटीय पारितंत्र हैं उनको, साथ ही वन पारितंत्र को या वन वायुओं को संरक्षण देने का काम करता है आपका WWF। इसका जो स्लोगन है ये है फॉर ए लिविंग प्लैनेट। इसके अलावा एक और भी इम्पॉर्टेंट वर्क ये करता है, इसी के द्वारा अर्थ आवर डे मनाया जाता है। अर्थ आवर डे आपको पता है कि जो आपका मार्च होता है, मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इस दिन शाम को 8:30 से 9:30 के बीच 1 घंटे के लिए बिजली को बंद कर दिया जाता है। और ये जो मनाया जाता है ये WWF की वजह से या इसी के जो है द्वारा मनाया जाता है। और ये जो संरक्षण का काम किया जा रहा है ये आप जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो एक तो हम जो है बिजली का एक तरीके से संरक्षण करते हैं, ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं कि ऊर्जा का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे और भी बड़ा मोटिव है पृथ्वी का संरक्षण, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए WWF के द्वारा अर्थ आवर मनाया जाता है। और ये याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष ये मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है और ये मोस्टली अलग अलग डेट पे पड़ता है, तो ध्यान देंगे। 2019 में ये 30 मार्च को पड़ा था, 2020 में ये आप देखेंगे जो है 28 मार्च को मनाया गया था, और 2021 में ये 27 मार्च को मनाया गया है।
तो ये लगभग आप देखेंगे हर साल मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अर्थ आवर डे किस डेट को मनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये डेट भी एग्जाम में आ जाता है कि इस साल जो अर्थ आवर डे है ये किस डेट को मनाया गया है। तो डेट आप लोगों को याद होना चाहिए। साथ ही ये मार्च माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। और ये WWF के द्वारा मनाया जाता है या इसी की वजह से ये कार्यक्रम चल रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका साइट्स। साइट्स भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1973 में हुई है। और जो साइट्स है ये जो भी जीव जंतु और वनस्पतियां हैं जिनका अवैध तस्करी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए या इसको रोकने के लिए बनाया गया है। आपने देखा था जो IUCN है ये पौधों और जीव जंतुओं के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाता है। 9 श्रेणियों में इनको शामिल करता है, इनकी संख्या और इनकी स्थिति के आधार पर। लेकिन इनको संरक्षण कौन देता है? जैसे मान लीजिए कोई जीव है और वो अति संकटग्रस्त है या संकटग्रस्त है तो उसकी संख्या यानी कि बहुत कम हो चुकी है, अब उसे अगर नहीं संरक्षण दिया गया तो धरती से विलुप्त हो सकता है। ऐसे जीवों को संरक्षण देने का काम IUCN तो करता ही है, लेकिन इनकी अवैध तस्करी या व्यापार पर रोक कौन लगाएगा? उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो ये साइट्स करता है। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीव जंतु और वनस्पतियों की अवैध तस्करी को कौन रोकता है? साइट्स रोकता है। और जो साइट्स हैं ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसको वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वाशिंगटन कन्वेंशन है। क्यों है ऐसा नाम? क्योंकि इसका जो पहला सम्मेलन हुआ 1973 में ये वाशिंगटन में हुआ था, इसीलिए इसे वाशिंगटन सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। यह कन्वेंशन जो है देखेंगे आप जुलाई 1975 में लागू हुआ है। और भारत कब इसका सदस्य बना या अपनाया? तो 1976 में भारत भी साइट्स में शामिल हो गया है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नवीनतम सदस्य देश इसमें शामिल हुआ है ये ओशिनिया महाद्वीप का टोंगा है, जो 2016 में शामिल हुआ है। और इसके बाद आप देखेंगे जो सदस्य हैं वो 183 हो गए हैं साइट्स के। ये जो सदस्य देश हैं ये आपस में साइन करते हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ जो भी जीव जंतु हैं जिनकी संख्या कम है या जो अन्य देश हैं जिनके पास ऐसे जीव जंतुओं का जो संरक्षण दिया जा रहा है, अगर उनका कोई गलत तरीके से अवैध तस्करी कर रहा है तो ये सारे जो सदस्य देश हैं आपस में मिल करके इसको रोकने का काम करते हैं, इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। और ये सारे सदस्य देश जो हैं ऐसी गतिविधियों को रोकने का प्रयास करते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए भारत में चीता लगभग विलुप्त हो चुका है, तो ऐसे में अगर हम कहीं विदेशों से बाहर से चीते को मंगा करके संरक्षण दे रहे हैं और कोई उसका शिकार करके लेके जा रहा है, तो जो भी साइट्स के सदस्य देश हैं उनको अगर वो पकड़ा जो है मिलता है तो क्या करेंगे? उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके। तो साइट्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइट्स जो है 3 परिशिष्ट या अनुसूचियाँ भी बनाता है। इसके जो परिशिष्ट फर्स्ट में है उसमें वे जो शामिल होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, जो अति संकटग्रस्त हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और अगर इसका व्यापार कोई करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। ये परिशिष्ट 1 होता है। जो साइट्स का परिशिष्ट 2 होता है, इसमें वे जीव शामिल होते हैं जिनकी संख्या तो अभी पर्याप्त है, लेकिन अगर उनकी संख्या पर ध्यान नहीं दिया गया या उनके संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी जो संख्या है वो कम हो सकती है या वे विलुप्त हो सकते हैं या वो संकट के नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो उनके ऊपर भी कंट्रोल किया जाता है। उनके व्यापार पर एक नियम के अंदर रह करके आप जो है आपको छूट मिल सकता है, यानी कि इतनी ज़्यादा व्यापार ना करें कि जो उनकी संख्या है वो कम हो जाए या समाप्त हो जाए, या किसी ऐसे पेड़ पौधे या वनस्पति की जो है व्यापार ना करें कि वो पारिस्थितिकी तंत्र से पूरी तरह से विलुप्त हो जाए या वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में आ जाए। अगर आप इन सारे मानकों का ध्यान रख करके जो है व्यापार कर रहे हैं तो साइट्स उस पर रोक नहीं लगाता है। तो परिशिष्ट 2 में वे वनस्पतियां शामिल हैं जो संख्या में तो हैं लेकिन उनके संरक्षण पर अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये विलुप्त हो सकते हैं। उन्हें परिशिष्ट 2 में रखा गया है। परिशिष्ट 3 में कौन से वनस्पति या जीव जंतु आते हैं? इसमें वे जीव जंतु आते हैं जो कम से कम एक देश के द्वारा जिनको संरक्षण दिया गया हो, और अगर वो देश उसको संरक्षण दे रहा है तो उसे साइट्स के किसी सदस्य देश से उसके संरक्षण के लिए मदद मांगना होगा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाने के लिए किसी सदस्य देश से
रिक्वेस्ट करना होगा। तो ऐसे जो जीव जंतु हैं वो परिशिष्ट थर्ड में शामिल होते हैं, जिनकी जनसंख्या तो पर्याप्त है, लेकिन वो किसी देश के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है और वो देश चाहता है कि उस जो जीव है उसका जो है अवैध तस्करी या व्यापार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो जीव जंतु होते हैं उन्हें साइट्स परिशिष्ट थर्ड में रखता है। तो याद रखेंगे बच्चों, फर्स्ट में वे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, जो अति संकटग्रस्त हैं, जिनका व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है, कोई नहीं कर सकता। 2 में वे हैं जिनकी संख्या तो अभी है, लेकिन अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो अति संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगे। इनका व्यापार एक नियम के या मानक के अंदर रह करके आप कर सकते हैं। 3rd में वे जीव जंतु वनस्पतियां हैं जिनको किसी एक देश के द्वारा कम से कम संरक्षण दिया जा रहा हो और वो देश उसके संरक्षण के लिए अन्य देश से मदद मांगता हो। तो ऐसे 3 परिशिष्ट जो या कहिए 3 श्रेणियां बनाने का जो काम है वो हमारा साइट्स करता है और ये ध्यान देता है कि जो धरती पर जीव जंतु हैं, जो वनस्पतियां हैं, इनका जो है स्टेबिलिटी हो, ताकि जो पर्यावरण है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका संतुलन बना रहे। इंसानों का इनके ऊपर जो निर्भरता है ये बना रहे और ऐसे जीव जंतु और वनस्पतियां हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा मौजूद हो, जिनकी वजह से हमारी पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहती है। इन सारी चीज़ों को जो देखने का काम करता है ये साइट्स करता है। याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रवासी जंगली प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन। आपको लग रहा होगा यहाँ पे जंगली प्रजातियाँ क्यों लिखा है, क्योंकि वे जीव जंतु जिन्हें हम अपना पालतू नहीं बनाते वे जंगली होते हैं हमारे लिए, और जिन्हें हम अपने घरों में पालतू बनाते हैं उसे हम पेट कहते हैं या पालतू कहते हैं। तो ये जंगली जीव जंतुओं के लिए संरक्षण के लिए बनाया गया सम्मेलन है। और ये कौन से जीव जंतु? प्रवासी, ऐसे जंगली जीव जंतु जो प्रवास करते हैं, चाहे वे प्रजनन के लिए करते हों या भोजन के लिए करते हों, जो अन्य ऋतुओं में या कहिए मौसम बदलने पे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, प्रवास करने का काम करते हैं, इनके संरक्षण के लिए संगठन बनाया गया है। काफ़ी अनोखा और बहुत ही बढ़िया संगठन है। और इस संगठन को जो है याद रखेंगे वान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो सम्मेलन हुआ था ये वान में हुआ था और जर्मनी के वान में इस संगठन या इस सम्मेलन पे लोगों ने साइन किया और वहाँ लोगों ने जो है अपनी प्रतिबद्धता जताई कि ठीक है, हमारे देशों में जो भी पक्षी प्रवास करके आते हैं या हमारे यहाँ से जो अन्य देशों में प्रवास करके जाते हैं उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण पर हमें ध्यान देना है। क्योंकि आपको पता है जो प्रवासी पक्षी हैं ये बहुत दूरी तक प्रवास करते हैं। जैसे आप देखेंगे इंडिया में ही जो है साइबेरियन सारस बड़े पैमाने पे आते हैं, ऐसे बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वे आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एक जलीय जीव जिसे ऑलिव रिडले कहते हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी कि जो आपका अटलांटिक महासागर है वहाँ से हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके ये उड़ीसा के गंजाम जिले और साथ ही आंध्र प्रदेश के तटों पर अपना अंडा देने या प्रजनन करने के लिए आते हैं और बच्चे अंडे से निकलने के बाद वापस फिर अपने घरों को लौट जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जलीय जीव और जो है अन्य जो आपके पक्षी हैं, इस तरह के जो जंतु हैं, इनको अगर संरक्षण ना दिया जाए तो ये जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग इनको शिकार कर सकते हैं, अवैध तस्करी के लिए इनको मार सकते हैं या व्यापार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इनकी हत्या कर सकते हैं और ये समाप्त हो सकते हैं। तो ऐसे जीव जंतु और वनस्पतियों को संरक्षण कौन दे या कैसे इनको सुरक्षा दिया जाए, तो इसी के लिए ये संगठन बनाया गया है जिसे प्रवासी जंगली प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन कहा जाता है या इसी को वान सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना कब हुई है? तो 1979 में हुई है और विभिन्न सरकारों के बीच ये बात की गई कि हम अपने अपने यहाँ जो भी पक्षी आते हैं या हमारे यहाँ से जहाँ भी जाते हैं, इन देशों के बीच ये सम्मेलन है या एक तरीके के समझौता है। जैसे आप देखेंगे एक मंगोलिया का जो है शिकारी पक्षी है जिसका नाम अमूर है, ये बहुत लंबा प्रवास करता है। ये मंगोलिया से दक्षिण अफ्रीका जाता है और इस दरमियान ये हमारे नागालैंड में एक दोयांग झील है, वहाँ पर ये उतरता है और उस दरमियान ये कुछ दिन जब दोयांग झील में रहता है, अगर भारत इस कन्वेंशन का हिस्सा ना हो या इस पक्षी के संरक्षण पर ध्यान ना दे तो हो सकता है वहाँ पे लोग उसका शिकार कर लें, उसको मारें या उसके साथ जो है एक तरीके से कहिए कि उसका तस्करी कर दिया जाए और इस तरह से जो जीव जंतु वनस्पतियां हैं वो धरती से समाप्त हो जाएंगे। तो याद रखेंगे कि मंगोलिया का पक्षी है जिसका नाम अमूर है, ये बाज है, शिकारी पक्षी है। ये प्रतिवर्ष ठंडक के मौसम में दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रवास करता है, यानी कि जब साइबेरिया
का इलाका एक तरीके से कहेंगे कि जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मंगोलिया ऑलरेडी आप देखते हैं रूस के पास से बहुत ठंडा क्षेत्र है और ठंडक के क्षेत्र में वहाँ और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसे में जो अमूर बाज है ये गर्म क्षेत्रों की तरफ प्रवास कर जाता है, ये दक्षिण अफ्रीका जाता है और उस दरमियान ये रास्ते में दोयांग झील जो है आपका नागालैंड में, यहाँ पर ये उतरता है और कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद ये फिर से उड़ान भरता है और सीधे दक्षिण अफ्रीका जाकर के रुकता है। तो इस पक्षी के संरक्षण के लिए भारत और साथ ही दक्षिण अफ्रीका और मंगोलिया के बीच कन्वेंशन होना चाहिए। ऐसे ही आप देखेंगे साइबेरियन सारस, साइबेरिया से बड़े पैमाने से केवलादेव घाना और अन्य जो हमारे झील हैं वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारे अन्य प्रजातियाँ जो हैं जीव जंतुओं की वो भी आते हैं। तो ऐसे जीव जंतुओं के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए ये आपका ये सम्मेलन बुलाया जाता है या बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन। स्थापना 1986 में हुई है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना कब हुई है? याद रखेंगे 1986 में। ये भी अपने आप में एक अनोखा संगठन है क्योंकि आप देख रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन है, यानी कि इसमें जो देश शामिल हैं वो ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय देश शामिल हैं और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को संरक्षण देने के लिए बनाया गया संगठन है। लेकिन ये जो संगठन है ये उष्णकटिबंधीय वनों के व्यापार को भी बढ़ावा देता है, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने का भी प्रयास करता है। तो आप देख रहे होंगे कि एक तरफ ये लकड़ियों को काट करके उसका व्यापार भी करता है, प्रोत्साहन भी करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों का व्यापार हो, और दूसरी तरफ ये भी देखता है कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट भी ना आए, पारिस्थितिकी तंत्र भी हमारा जो है मेंटेन रहे। तो ये दोनों काम देखता है। अपने आप में काफ़ी अनोखा संगठन है। इसमें ज़्यादातर जो देश हैं वे उष्णकटिबंधीय देश शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। आपने देखा कि एक तो आपका साइट्स है, ये भी क्या करता है, वन्यजीवों को संरक्षण देता है। ऐसे ही आपका ट्रैफिक है। ट्रैफिक भी क्या है, जो भी साइट्स के द्वारा नियम कानून बनाए गए हैं कि ऐसे जीव जंतुओं का व्यापार नहीं हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो आपका ट्रैफिक है ये जीव जंतुओं को संरक्षण देता है। यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है, यूके के कैम्ब्रिज में है। ट्रैफिक IUCN और WWF का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। यानी कि जो ट्रैफिक है ये IUCN और WWF का संयुक्त संरक्षित कार्यक्रम है और ये बहुत ब्रॉड स्तर पर काम करता है। ये देखता है कि जो वन्य जीव वनस्पतियाँ हैं इनका अवैध व्यापार और तस्करी अगर हो रहा है तो इससे पारिस्थितिकी तंत्र पर और जो जीव जंतु की संख्या पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना आए, क्योंकि जो ट्रैफिक है ये सोचता है कि जो जीव जंतु हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, इनके साथ जो मानव का रिश्ता है ये संतुलनपूर्ण बना रहे, जो विकास है ये सतत चलता रहे, पारिस्थितिकी जो तंत्र है ये सस्टेनेबल हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जीव जंतु और वनस्पतियों के व्यापार पर ध्यान देता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक साइट्स ने बनाया है अगर उसके खिलाफ कोई जाकर के काम कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और वर्तमान में ये जीव जंतु और वनस्पतियों के निगरानी के रूप में सबसे बड़ा जो है संगठन है जो ऐसे क्षेत्रों को कंट्रोल करता है या देखने का काम करता है। तो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव व्यापार निगरानी तंत्र बन गया है आपका ट्रैफिक। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये IUCN और WWF का ही संयुक्त कार्यक्रम है जो कि आपको ट्रैफिक के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका REDD, रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। यानी कि ये किस लिए बनाया गया है, तो मोस्टली ये विकासशील देशों में जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पर्यावरण है, उसमें संतुलन के लिए बनाया गया, या कहिए कि जो हमारे वन हैं इनके उन्मूलन पर रोक लगाने के लिए, वनों के निम्नीकरण को कम करने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए संगठन बनाया गया है जिसे रेड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लीजिएगा कि यह विकासशील देशों में वन प्रबंधन को बढ़ावा देकर हरित गृह गैसों के निवल उत्सर्जन को सीमित कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने हेतु UNFCCC का 2005 से चल रहा एक तंत्र है। UNFCCC का एक तंत्र है जो 2005 से चल रहा है। ये पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पेड़
पौधों और वनस्पतियों की निम्नीकरण और वनोन्मूलन को रोकने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो ज़्यादातर विकासशील और अल्पविकसित देशों में काम करता है। क्योंकि इन्हीं देशों में इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा अवदोहन हो रहा है, तो ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए या लोगों को समझाने के लिए या कहीं पारिस्थितिकी को अनुकूल बनाए रखने के लिए रेड चलाया गया कार्यक्रम है। इसी रेड से आगे चल करके फिर रेड प्लस प्लस की अवधारणा भी सामने आई है। और रेड प्लस प्लस में और रेड में क्या अंतर है? तो जो रेड है ये वनों के निम्नीकरण उन्मूलन को रोकता है ताकि जो इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा बदलाव हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इसको रोका जा सके। जो आपका रेड प्लस प्लस है जिसका एरिया और भी ब्रॉड है, ये आप देखेंगे कि जो हमारा जैव विविधता है, साथ ही जो हमारा पर्यावरण संतुलन है, इसको भी ध्यान देता है कि जैव विविधता भी बना रहे, पर्यावरण जो संतुलन है ये भी बना रहे, ये भी ना बिगड़े, साथ ही जीव जंतु और वनस्पतियों का जो संरक्षण है ये भी जारी रहे, ये रेड प्लस प्लस करता है। तो रेड और रेड प्लस प्लस दोनों लगभग एक जैसे काम करने वाली संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है आपका वेटलैंड्स इंटरनेशनल। आपने एक और भी संगठन का नाम सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका रामसर सम्मेलन बुलाया गया था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। सेम ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बनाया गया है वेटलैंड इंटरनेशनल, ये भी है। ये भी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के साथ साथ आर्द्र भूमियों के पुनरुत्थान के लिए काम करता है। यानी कि अगर कोई आर्द्र भूमि है वो समाप्त हो रही है, उस पर खतरा बहुत ज़्यादा आ गया है, तो उसको फिर से उसके असली स्वरूप में लाने के लिए काम करता है, उसके पुनरुत्थान के लिए काम करता है और जितनी भी आर्द्र भूमियाँ उनके संरक्षण का काम करता है। क्योंकि हमारे जो आर्द्र भूमियाँ हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे शरीर के लिए किडनी इंपॉर्टेंट है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, वैसे ही हमारे धरती के लिए वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है। ये हमारे धरती की किडनी है जो उसके जल को फिल्टर करते हैं या अशुद्धियों को छान करके पानी को नीचे पहुंचाते हैं, साथ ही वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं, साथ ही ये पारिस्थितिकी तंत्र के एक संक्रमिका के रूप में है, संक्रमण इलाके के रूप में, जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा होता है। तो वेटलैंड्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको दो जो संगठन है वे देखते हैं। एक तो आपका रामसर साइट्स है और रामसर साइट्स के अंतर्गत ही आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। वे आर्द्र भूमियाँ जिनकी जो बहुत ज़्यादा खतरे में है, चाहे वो मनुष्यों की गतिविधियों की वजह से हो या किसी अन्य क्रियाकलाप की वजह से हो, ऐसे भूमियों को आप देखेंगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। और जब उनसे खतरा समाप्त हो जाता है तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से उनको निकाल दिया जाता है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अलग है। जो आर्द्र भूमि सम्मेलन रामसर साइट है, ये जितनी भी आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनको संरक्षण देने का काम करता है। और जो आपका वेटलैंड्स इंटरनेशनल है ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के साथ साथ आर्द्र भूमियों के पुनरुत्थान के लिए भी काम करता है। लेकिन इंटरनेशनल जो आपका वेटलैंड्स है, इसके पहले 3 और संस्थाएं थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटलैंड्स को संरक्षण देती थी और इन्हीं तीनों संस्थाओं को एक करके बना दिया गया इंटरनेशनल वेटलैंड्स। चूँकि ये सारे लोग मिलकर के वेटलैंड्स को संरक्षण देते थे और सबका काम लगभग समान था, इसीलिए इन सबको मर्ज करके एक अकेला संगठन बना दिया गया इंटरनेशनल वेटलैंड्स या वेटलैंड्स इंटरनेशनल। तो इम्पॉर्टेंट बच्चों, आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके पुनरुत्थान के लिए समर्पित एकमात्र गैर सरकारी और गैर लाभकारी है। यानी कि गैर सरकारी भी है और गैर लाभकारी भी है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और मुख्यालय नीदरलैंड में है। इसके पहले जो 3 संगठन चल रहे थे, इंटरनेशनल वाटर फाउल एंड जो है वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो, दूसरा एशियन वेटलैंड ब्यूरो और तीसरा वेटलैंड फॉर द अमेरिका, इन्हीं तीनों को संयुक्त करके बनाया गया है वेटलैंड्स इंटरनेशनल। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि कितनी संस्थाओं को मर्ज करके ये बना है, तो 3 संस्थाओं को मर्ज करके इसको बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका ग्रीन पीस। ग्रीन पीस का नाम बहुत सुने होंगे, ये अक्सर एग्जाम में इसका मुख्यालय पूछ लेता है। तो मुख्यालय आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संस्था जो है ये कैसी है, तो स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है। यानी कि एक अभियानकारी संस्था है जो अभियान चलाती है संरक्षण के लिए जैव विविधता पर्यावरण के। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था, डेट याद रखेंगे। और इस संस्था का उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन देना। जो आपका ग्रीन पीस है, इसका लक्ष्य क्या है,
कि चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो या सब लोग मिल करके काम करें, जैसे भी वर्क करें, पर्यावरण को संरक्षण दिया जाना चाहिए। और ये ऐसी संस्था है जो किसी से पैसे नहीं लेती, खास करके उद्योगपतियों से पैसे नहीं लेती है, क्योंकि जो है ग्रीन पीस का मानना है कि अगर उद्योगपतियों से पैसा लेंगे तो कहीं ना कहीं इनका दबदबा हमारे ऊपर रहेगा, दबाव रहेगा और हम निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इंडिविजुअल लोगों से मदद ले लेता है, लेकिन उद्योगपतियों से ये मदद नहीं लेता है। ये बहुत अलग अलग तरह के जितने भी काम होते हैं जिससे पर्यावरण को संरक्षण दिया जा सकता है, उन सभी के क्षेत्र में काम करता है। ये जो आपका ग्रीन पीस है, इसका मानना है कि अगर पर्यावरण में जो जीव जंतु, जो वनस्पतियां हैं, इनका जो स्थिति है संतुलित रहे, या जो मनुष्य और वनस्पतियां या कहिए पारिस्थितिकी तंत्र है, इनके बीच अगर संतुलन स्थापित रहे, तो जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो ये तनाव है, जो लोगों के बीच विवाद है, कहीं ना कहीं ये समाप्त हो सकता है। ऐसा ग्रीन पीस का मानना है कि अगर पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र और इंसानों के साथ संतुलन बना रहे, उत्पादकता बनी रहे, तो विश्व की बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण और साथ ही पारितंत्र की जो संतुलित स्थिति है, इसको बनाए रखने का जो प्रयास है, ये आपका ग्रीन पीस करता है और ये विश्व में शांति स्थापित करने का काम करता है पर्यावरण संरक्षण के द्वारा, क्योंकि इसका मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो लोग आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे और सब तरफ शांति ही शांति होगा। ये ग्रीन पीस का मानना है। नेक्स्ट है आपका बेसल कन्वेंशन। ये कन्वेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्वेंशन मेनली बनाया गया विकसित कंट्रीज़ के लिए, जिन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को डेवलप कर लिया और डेवलप करने के बाद अपने यहाँ बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे और ऐसे बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार कर लिया। ऐसे बहुत सारे इन्होंने अपशिष्ट बना दिए जिसका निस्तारण संभव नहीं था, जो बहुत जहरीले और हानिकारक होते थे। फिर इन देशों ने क्या किया, बहुत ही घिनौना काम ये करते थे। जो भी विकसित कंट्रीज़ थे, ये अपने यहाँ के जो वेस्ट होते थे, जो जहरीले पदार्थ होते थे, जो लोगों के लिए हानिकारक होते थे, जो मिट्टी के लिए, जल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होते थे, ऐसे अपशिष्टों को ये जो अल्प विकसित देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो नहीं जागरूक हैं, उनके यहाँ भिजवा देते थे और उसे वहाँ ले जा कर के उनके जो है ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, डंप कर दिया जाता था, जिससे वहाँ के जो लोग थे वो प्रभावित होने लगे थे। वहाँ का जो जल है, जो मिट्टी है, जो हवा है, वो बहुत ज़्यादा दूषित होने लगी थी और बहुत बड़े पैमाने पे बीमारियां फैलने लगी थी। और जो विकसित कंट्रीज़ हैं, ये अपने यहाँ विकास करके ऐसी चीज़ों को बनाते थे और उसका फ़ायदा लेने के बाद उसके अपशिष्टों को ले जा कर के जो गरीब देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, ऐसे देशों में डंप कर दिया करते थे। तो ऐसे जो हानिकारक अपशिष्ट हैं, इसको विकासशील या अल्प विकसित या गरीब देशों में जो भेज करके उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती थी, उनके साथ जो गलत काम किया जाता था, उसको रोकने के लिए बनाया गया है बेसल कन्वेंशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ, जो बहुत ही खतरनाक हो हर चीज़ के लिए, चाहे वो जल हो, मिट्टी हो, एनवायरनमेंट हो या मनुष्य हो, ऐसे पदार्थों को सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये अंतर्राष्ट्रीय संधि किस लिए बनाया गया? जो भी खतरनाक अपशिष्ट हैं जो सीमा पार दूसरे देशों में भेज दिए जाते हैं, उसको रोकने के लिए, और ऐसे अपशिष्टों का निस्तारण कैसे किया जाए कि ये हानिकारक ना हो, इनको रिसाइकिल कैसे किया जाए, इनको समाप्त कैसे किया जाए, इसी पर बनाया गया कन्वेंशन या सम्मेलन, या कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे, संगठन है। बेसल कन्वेंशन विकसित देशों से, ये काम विकसित देश ही करते थे, विकसित देशों से विकासशील देशों व कम विकसित देशों के मध्य होने वाले खतरनाक अपशिष्टों के स्थानांतरण पर रोक लगाता है। ये कहता है कि जो विकसित देश हैं वो अपने यहाँ के खतरनाक अपशिष्टों को विकासशील और कम विकसित देशों में नहीं भेज सकते, उनके साथ ये इस तरह का गलत काम नहीं कर सकते। तो कुछ पैसे के लालच में या कुछ धन के लालच में और कभी कभी बिना बताए ही ऐसे कंट्रीज़ में इस तरह के खतरनाक अपशिष्टों को डंप कर दिया जाता था, और ये बहुत लंबे समय के बाद लोगों को समझ में आया, जब इसके दुष्परिणाम वहाँ के देशवासियों को भुगतना पड़ा, तब जा कर के ये संगठन सामने आया कि और ऐसी चीज़ों को रोकने का प्रयास किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है आपका रॉटरडम अभिसमय। रॉटरडम अभिसमय या कन्वेंशन। रॉटरडम कन्वेंशन जो है ये 10 सितंबर 1998 को अपनाया गया और यह 24 फरवरी 2004 से लागू हुआ। अब तक 164 सदस्य इसमें शामिल हो चुके हैं। इनमें से जो 72 देशों ने इस पर हस्ताक्षर भी किया है।
यानी कि शामिल भी हैं, लेकिन उनमें जो है हस्ताक्षर कितने ने किया है, 72 ने किया है। उद्देश्य क्या है इसका, रॉटरडम जो कन्वेंशन है ये क्यों बनाया गया है, तो ये उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक रसायनों पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त जिम्मेदारी एवं सहकारी प्रयास करना। मेन काम क्या है कि जो मानव स्वास्थ्य को एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक रसायन होते हैं, इनको रोकने के लिए एक संयुक्त जिम्मेदारी या सहकारी प्रयास है रॉटरडम। यानी कि ऐसे खतरनाक जो भी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट के को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही इंसानों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको रोकने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए ये साथ साथ मिल करके किया जाने वाला काम है, जिसे रॉटरडम कन्वेंशन कहते हैं। साथ ही ये खतरनाक रसायनों के उपयोग और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी के आदान प्रदान की सुविधा के लिए अपने आयात निर्यात पर एक राष्ट्रीय प्रक्रिया बनाना है। यानी कि जो भी खतरनाक चीज़ें होती हैं इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, और जो आयात निर्यात होता है उसकी जानकारी देने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ भारत में भेज दिया जा रहा है और हमें पता ही नहीं कि इसका हमारे इन्वायरमेंट पे या हमारे सेहत पर क्या दुष्परिणाम आने वाला है, तो इसका हमें पता भी तो होना चाहिए कि हमें इससे क्या क्या हानियाँ हैं। हमें पता ही ना हो और हम अनजाने में बहुत सारी ऐसे चीज़ों का उपयोग कर रहे हो जो हमारे सेहत के लिए, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह हो। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके अलावा लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये जो कन्वेंशन है, रॉटरडम कन्वेंशन, ये हुआ था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे देश जो है आपस में सहयोग करके काम करते हैं और वो बताते हैं कि हम जो भी पदार्थ आपको दे रहे हैं या जो भी आप हमसे खरीद रहे हैं, इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले हैं। तो ये सारे जो भी आपके सामने मैंने संगठन डिस्कस किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक संगठन का अलग अलग काम है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। ये इंडिविजुअल भी आते हैं, साथ ही ये कूट में भी आते हैं। तो इनका जो संगठन है, मुख्यालय है, स्थापना दिवस है, काम है, ये सारी चीज़ें आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा, नोट्स ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम लोग कल फिर नए क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।